हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा एंट्री ऐप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगस्त का महीना है, 15 अगस्त अब बिल्कुल आने ही वाला है। 15 अगस्त सब लोग जानते हैं इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। अब ये जो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तो अचानक से आज़ाद नहीं हो गया था। अंग्रेज़ों की 250 सालों की गुलामी रही। उस गुलामी की जो लड़ाई, उस गुलामी में जो हमारे लोगों का शोषण हुआ, जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो हमारे ऊपर बेइंतहा जुल्म ढाए गए, उसी जुल्मों सितम से ऊब कर बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने की ठानी। बहुत सारे लोग थे और उस समय अंग्रेज़ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। पूरी दुनिया पर लगभग उनका राज हुआ करता था। कहा जाता था अंग्रेज़ों का कभी सूर्य अस्त नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ गिनती के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ये सोचा कि अंग्रेज़ों को हम उखाड़ फेंकेंगे। शायद उनकी उतनी क्षमता उस समय नहीं थी, लेकिन प्रयास किया। उस प्रयास करने में कई लोग शहीद होते हैं, कई लोगों की मौत होती है, कई लोग अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। लेकिन शुरुआत उन लोगों ने कर दी थी बिना ये जाने कि पता नहीं इंडिपेंडेंस होगा या नहीं होगा। शुरुआती दौर के जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको पता भी नहीं था कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद होने वाला। उनको तो तारीख भी नहीं पता थी, बस वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो हमें ये जो फ्रीडम मिली है, हमें जो स्वतंत्रता मिली, हम अपने आज़ादी से रह सकते हैं, घूम सकते हैं, खा भी सकते हैं। हालांकि इस समय तो आज़ादी पर हमारे थोड़ा बैन लगा हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना संकट की वजह से। फिर भी इसके अलावा भी जितनी हमारी फ्रीडम है, वो उस फ्रीडम को हमें मिली है, जो हमें प्राप्त हुई है, हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने फाइट किया, जिसको हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं। और हम लोग केवल 15 अगस्त को मना लेते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस के साथ थोड़ी सी छुट्टियाँ, सरकारी छुट्टियाँ मिल जाती हैं, स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं, बस इतना सा ही है। क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं। अगर हमें किसी चीज़ की कीमत नहीं पता होगी तो उस चीज़ को हम वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। तो वही है कि हम लोग को चीज़ों का वैल्यू नहीं पता कि इंडिपेंडेंस किस कीमत पर मिली है। तो उसी वैल्यू को आपको बताने के लिए एंट्री ऐप आपके सामने लेके आ रहा है। हमारे 25 फ्रीडम फाइटर्स, जो 25 हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके बारे में हम एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। 5 दिनों की सीरीज होगी। हर दिन आपको 5 फ्रीडम फाइटर के बारे में हम आपको बताएंगे और उन फ्रीडम फाइटर्स का क्या योगदान है, उनके बारे में हल्की सी जानकारी देंगे। बहुत ज़्यादा बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि उन लोगों का योगदान जैसा पूरा जीवन ही गुजर गया स्वतंत्रता संग्राम में, उनके बारे में हम थोड़ी देर में क्या बता देंगे। फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते वो आपको बताएंगे। तो 5 दिनों तक हमारी सीरीज चलती रहेगी। हर दिन आपको 5-5 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आइडिया देंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। और 5 दिनों के बाद, यानी जब 15 अगस्त हमारा आएगा, तो समय एक मेगा क्विज रखेंगे इसी 5 एपिसोड्स पर। तो इन 5 एपिसोड्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इससे आपको बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारे इनाम जीतने को मिल सकते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, हमारे फ्रीडम की वैल्यू, हमारे देश के लोगों की वैल्यूज़, उसको जानने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ एक कुछ अट्रैक्टिव हमारे प्राइजेस, जिसमें कैश प्राइज भी शामिल है, वो आपको मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए हमारे इस सीरीज के फ्रीडम फाइटर्स को। तो शुरुआत करते हैं हम अपने जो फ्रीडम फाइटर्स की। तो जो पहला हम लोग का एपिसोड रहेगा, तो वो बिल्कुल शुरुआती दौर के फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे। शुरुआती दौर के वो फ्रीडम फाइटर लोग थे जिनके पहले और जिनके बाद की कई सारी पीढ़ियां गुलामी में ही जन्म लेती हैं, गुलामी में ही मर जाती हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था, बस ये था कि अंग्रेज़ों का राज है, उससे हमें मुक्ति पानी। अब उस मुक्ति पाने का तरीका क्या हो सकता है, उन्हें तरीका भी नहीं पता था। कुछ लोगों ने सीधे सीधे हथियार उठा लिए, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे झुंड में विद्रोह किया, कुछ लोग थे किसी ने अकेले ही झंडा लेके, कुछ लोग अकेले ही झंडा लेके चल दिए, कुछ लोग थे जो कलम के सिपाही थे, जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से, अपनी कहानियों से, अपने उपन्यासों से, अपनी कविताओं से स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। कुछ लोगों ने अपने आइडियोलॉजी से, विचार से लड़ा और राजनीतिक तौर तरीकों से लड़ा। तो हर तरीके के लोग थे। ऐसा नहीं था कोई एक तरीका था, स्वतंत्रता का कोई एक तरीका नहीं था, कोई एक फॉर्मूला नहीं था। जिसको जैसा लगा अपनी पूरी क्षमता से उन्होंने पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। तो ऐसे ही कुछ शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। आपको फिर से बता दें, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, तो स्वतंत्रता तो दिलाई, आज भी आपको कुछ दिला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे शुरुआती दौर के फ्रीडम फाइटर्स में। तो जो सबसे पहले हमारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम आता है वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम सबने सुना होगा फ्रीडम फाइटर के दौरान। के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता दें। मंगल पांडे का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827, 19 जुलाई 1827। हाँ, बलिया में एक गांव है नगवा गांव में इनका जन्म हुआ था। और जन्म के बाद ये फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में चले गए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी में 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं पैदल सेना थी, उस 34th नेटिव इन्फेंट्री 34वीं पैदल सेना के सिपाही बने थे। और उस समय बैरकपुर की छावनी बंगाल में थी। बैरकपुर छावनी बंगाल में ये सिपाही के पद पर थे। बाद में उसी दौर में
जो अंग्रेज़ों का जो शासन था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज कर रही थी, तो 1853 के बाद यूरोप में थोड़ी टेक्नोलॉजी चेंज होती है और जो सिपाहियों को राइफलें मिलती थी, जो राइफलें यूज करते थे, तो राइफल में बारूद भरा जाता था। तो पुरानी जो ब्राउन बेस राइफलें हुआ करती थी, उस पुरानी ब्राउन बेस राइफलों को रिप्लेस करके नई इनफील्ड राइफलें आई थी। तो जो नई इनफील्ड राइफलें आई थी, तो उसमें क्या था कि जो राइफल सिपाही हाथ में लेके चलते थे, तो उसमें जैसे आज जो सिपाहियों में, आज जो राइफलों में जो गोली भरते हैं, जो कारतूस हम लोग डालते हैं, तो पीछे से डालते हैं, पहले कारतूस नहीं होता था। सिपाहियों को बारूद का एक थैला दे दिया जाता था, सिपाही बारूद निकालते थे और अंदाजे से राइफल के बैरल के थ्रू उसको भरा जाता था। तो वही ब्राउन बेस राइफलों की जगह नई इनफील्ड राइफलें आई थी। तो इनफील्ड राइफलों में क्या था कि जो कारतूस होता था, कारतूसों को की पेटी सिपाहियों के कमर में बांधी जाती थी, वो अपने पेट कमर से वो कारतूस खींचते थे और बैरल में उसको भरते थे। तो जो कारतूस होता था, कारतूस एक ढक्कन से बंद होता था, तो उस ढक्कन को खोलना होता था ताकि बारूद खराब ना हो। तो उसके लिए क्या होता था, क्योंकि एक हाथ में वो राइफल पकड़ते थे, दूसरे हाथ में कारतूस निकालते थे, वो ढक्कन खुलेगा कैसे? तो ढक्कन खोलने की जो टेक्नोलॉजी उन्होंने निकाली थी, वो दांत से खोलना होता था। तो दांत से उस कारतूस को खोल के बारूद में भरना, बारूद को बैरल में भरना होता था और कारतूस फेंक देते थे, उसके बाद वो फायर करते थे। तो ये जो कारतूस आया जिसके ढक्कन को वो दांतों से खींचना पड़ता था, इसके लिए सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी दमदम में, और भी एक दो जगहों पर ट्रेनिंग होनी थी। और उसी समय लोगों के अंदर, सिपाहियों के अंदर एक अफवाह फैली कि ये जो कारतूस है, ये कारतूस का जो ढक्कन है, जो कवर है, इसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करने का जो कारण अफवाह फैली ये कि गाय उस समय हिंदुओं के लिए पवित्र हुआ करती थी, आज भी पवित्र है, और सूअर मुसलमानों के लिए हराम था। और उस समय जो ब्रिटिश सेना थी, उसमें ज़्यादातर जो हिंदू और मुसलमान लोग थे वो अपर कास्ट के लोग थे, ऊंची जाति के लोग थे। जैसे मंगल पांडे भी क्या थे, ब्राह्मण थे, तो ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग थे। ये अपर कास्ट के लोग धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई पहले अंग्रेजों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, अब ले दे के हमारा धर्म बचा हुआ था, तो जानबूझ के हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं और चर्बी वाले कारतूसों के माध्यम से हमें अंदर तक तोड़ देना चाहते हैं। तो उस समय सिपाहियों में उत्तेजना फैली। उन लोगों ने ये खबर बनाई कि भाई अब इस समय ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने का मतलब है कि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये औरंगजेब की भूमिका में है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब की भूमिका में आ चुकी है, तो हमें छत्रपति शिवाजी बनना पड़ेगा। तो वही छत्रपति शिवाजी यानी कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसी में सिपाहियों ने धीरे धीरे करके एक सुबुगाहट होनी शुरू हुई, इस चर्बी वाले कारतूसों का विरोध करना शुरू किया। लेकिन जब सिपाहियों में बड़े पैमाने पर असंतोष फैला, असंतोष को शांत करने के लिए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने एक हल्का फुल्का एक फरमान जारी किया कि भाई इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मंगल पांडे जो थे इस बात को शक लेके रहते रहे। एक बार उन्होंने देखा कि एक बार वो गंगा से नहा के निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो चर्बी वाले कारतूस का बक्सा जा रहा था, अचानक से वो गिरा और कुछ जो कुत्ते थे उस कारतूस के आसपास घूमना शुरू किया और उसको काटना शुरू किया। तो समझ गए कि हो न हो इसमें मांस का इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे इस बात का शक हुआ, मंगल पांडे नाराज होते हैं। सीधे सीधे 29 मार्च 1857, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, जो 34वीं पैदल सेना के सिपाही थे, बैरकपुर छावनी में अपने जो ब्रिटिश अफसर थे लेफ्टिनेंट बाग पर हमला किया। जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने साथी सिपाही पर भी हमला बोला और फिर खुद को भी हत्या करने का प्रयास किया, खुद को भी मारने का प्रयास किया। लेकिन मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। मंगल पांडे ने बाकी साथी सिपाहियों से अपील की कि अब समय आ गया है कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियारबंद लड़ाई लड़ें, नहीं तो ये अंग्रेज हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मंगल पांडे की इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। सोचिए, पूरी पैदल जो 34वीं पैदल सेना थी, 34th नेटिव इन्फेंट्री थी, उसके किसी एक सिपाही ने मंगल पांडे का साथ नहीं दिया, वो अकेले रहे। फाइनली मंगल पांडे को पकड़ा गया और मंगल पांडे को पकड़ के उनके ऊपर कोर्ट मार्शल चलाया गया। 6 अप्रैल को कोर्ट मार्शल जो हुआ, तो उसमें कोर्ट मार्शल में इनको सजाए मौत दी गई। और फाइनली 8 अप्रैल 1857 वो तारीख थी, वो डेट थी जब मंगल पांडे को वहीं पर बैरकपुर छावनी में ही फांसी दे दी गई। तो ये शहीद हुए। मंगल पांडे इकलौते थे जिन्होंने विद्रोह किया। बाद में भारत सरकार ने इनकी स्मृति में 1984 में 1984 में एक डाक टिकट, एक पोस्टल स्टैंप जारी किया। अब ये जो मंगल पांडे का संघर्ष था, मंगल पांडे का जो स्ट्रगल था, ये एकल था। पूरे बैरकपुर छावनी में केवल यही थे जिन्होंने विरोध किया, हथियार उठाया और सीधे सीधे अंग्रेज़ों को गोली मारने की कोशिश की। तो यहीं से बाकी सिपाहियों के अंदर एक हिम्मत, एक जज्बा पैदा हुआ
कि जब मंगल पांडे ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। धीरे धीरे सिपाहियों ने असंतोष भरना शुरू किया, सिपाही एक दूसरे से मीटिंग करने लगे और धीरे धीरे क्रांति की 1857 की क्रांति की एक रूपरेखा तैयार होने लगी। और फाइनली मई 1857 में 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति का बिगुल फूटता है। तो ये जो मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई जरूर थी, मंगल पांडे एक घटना थी, क्रांति की शुरुआत नहीं थी, बट इवेंट थे, लेकिन वो इवेंट एक चिंगारी थी। उसी ने बाकी सिपाहियों के मन में शहादत की एक भावना भरी और ये कहा कि हमें प्रयास करें तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लड़ाई जीत सकते हैं। तो ये मंगल पांडे अपने व्यक्तिगत एक अपनी जान दे के अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई का आह्वान कर दिया था। तो इसीलिए मंगल पांडे का इम्पोर्टेंस, मंगल पांडे का महत्व हमारे शुरुआती क्रांतिकारियों में सबसे प्रमुख, सबसे इम्पोर्टेंट रूप से हम देखते हैं। ठीक है, इन्होंने हथियारबंद विद्रोह किया। इसी 1857 की क्रांति में एक और बड़ी क्रांति का नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी हम सब जानते हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक सूचना आपको देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 में वाराणसी में हुआ था, बनारस में हुआ था। बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका इनका पूरा नाम था और घर वाले प्यार से मनु बुलाते थे, मनु के नाम से इनको बुलाया जाता था। इनके पिताजी जो थे वो बाजीराव सेकेंड के दरबार में थे, वहाँ के दरबारी थे, उनके दरबार में काम काज किया करते थे। फिर बाद में बाजीराव सेकेंड के दरबार में जब जाते थे तो रानी इनको मणिकर्णिका को यानी मनु को भी अपने साथ लेके जाते थे। तो बहुत ही शरारती स्वभाव की थी, बहुत ही मतलब कि सुंदर भी थी और साथ में शरारती थी, नटखट थी, हथियार चलाने का, घुड़सवारी का बड़ा शौक था इनको। तो वहीं दरबार से इनको लोग छबीली कहा करते थे, नाम बैजू था, लेकिन इनके जो है कि स्फूर्ति के कारण, इनकी चंचलता के कारण उन लोग उस समय छबीली कहा करते थे। बाद में फिर 1842 में 1842 में मराठों के अंदर में ही झांसी के एक राजा थे गंगाधर राव नेवालकर पूरा नाम था इनका। तो झांसी के राजा गंगाधर राव से इनकी शादी कर दी गई और शादी के बाद तब इनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। ध्यान रखेंगे, इनका पहले नाम मणिकर्णिका था, मनु बुलाते थे बचपन में। शादी के बाद जब गंगाधर राव से शादी हुई, झांसी के, वो मराठों के अंडर में थे, तो भी इनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। लक्ष्मीबाई को फिर 1842 में इनकी शादी हुई थी और 1851 में 1851 में इनको एक बेटा पैदा हुआ। जब उनको पुत्र पैदा हुआ प्रसन्नता हुई, लेकिन बीमारी की वजह से मात्र 4 महीने की आयु में, 4 महीने का ही वो बेटा था उसका, वो स्वर्ग सिधार गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई, राजा साहब बहुत दुखी होते हैं और 1853 में 1853 में राजा गंगाधर राव की तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है, अचानक से स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाता है और उनका अंतिम समय आ जाता है। अब उस अंतिम समय में समस्या ये होती है कि उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, डलहौजी हुआ करता था। डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत का सिद्धांत बनाया हुआ था। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उसने नियम बनाया था कि जिस राजा नवाब या नरेश का कोई लीगल सक्सेसर, वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस राजा नवाब या नरेश के मरने के बाद उसकी अगर कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके क्षेत्र को, उसके एरिया को ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मान लिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिसमें झांसी भी एक रियासत थी। तो झांसी रियासत को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया कि राजा गंगाधर राव के जिंदा रहते ही एक दत्तक पुत्र, यानी जो गोद लिया हुआ पुत्र था, दामोदर राव को गोद ले लिया। और गोद लेने के कुछ ही समय बाद नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और इधर दामोदर राव को गोद ले लिया जा चुका था, दत्तक पुत्र के रूप में अडॉप्ट किया। तो एडॉप्ट बेटा किया जा चुका था राजा के जिंदा रहते। इसके बावजूद डलहौजी ने अपने धड़प नीति, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उस धड़प नीति के तहत झांसी का विलय करने की घोषणा की और कहा कि झांसी का विलय ब्रिटिश एम्पायर में किया जाएगा। रानी ने इस बात का विरोध किया कि भाई हमारा पुत्र है, बेटा है, इसके बावजूद झांसी का विलय क्यों किया गया। तो डलहौजी ने मना कर दिया कि भाई इस तरीके से हम दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देंगे, जो असली अपना ब्लड रिलेशन का पुत्र होगा उसी को हम मान्यता देंगे। और रानी की शक्तियाँ कम करने लगे। जो राजा ने अपने समय में बहुत सारे कर्जे लिए थे, तो रानी को जो पेंशन मिलती थी उस पेंशन से उस कर्जे को कटवाना शुरू किया। रानी की इनकम कम कर दी गई। फाइनली रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के ही रानी महल में जाके शिफ्ट करा दिया गया। तो इस बात से झांसी रानी बहुत नाराज़ होती और फाइनली जब 1857 का रिवोल्ट होता है, ये सब पहले चल रहा था उनके साथ दुर्व्यवहार, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, सिपाहियों ने मेरठ से विद्रोह शुरू किया, मेरठ से फिर कानपुर से झांसी तक जब विद्रोह की आंच पहुंची, विद्रोह की लहर पहुंची,
तो रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह करने का फैसला लिया और कहा कि अंग्रेजों के जुल्म सितम के आगे नहीं झुकेंगे, हमारी झांसी वापस करो, नहीं तो हम भी विद्रोह कर लेंगे। डलहौजी ने मना किया, तो उन्होंने जो झांसी के जो सिपाही थे उन सिपाहियों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह शुरू कर दिया। और उनकी एक नौकरानी थी झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई के हमशक्ल थे, बिल्कुल देखने में उन्हीं की तरीके से थी। तो झलकारी बाई के साथ मिलके और बाकी जो सेना थी, उनके जो विश्वस्त लोग थे, उनके साथ उन्होंने सेना बनाई और झांसी के किले पर फिर से कब्जा कर लिया और झांसी किले पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। झांसी पर कंट्रोल करने के लिए 1857 में ही दतिया और ओरछा के राजाओं ने अंग्रेजों के बहकावे में आकर झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सैनिक कुशलता के कारण दतिया और ओरछा के राजाओं को पराजित किया और उनके झांसी पर कब्जे के प्रयास को विफल कर दिया। जब उनके सारे प्रयास विफल होते हैं तो फाइनली जनवरी 1858 जो ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी सेना ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी की तरफ कूच कर दी जाती है। बहुत बड़ी सेना भेजी गई थी। तो जब ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी की तरफ सेना भेजी गई और ह्यू रोज ने झांसी का जो किला था वो घेर लिया और चारों तरफ से गोलाबारी करनी शुरू कर दी और झांसी रानी पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो सरेंडर करे। लेकिन झांसी रानी इतनी जल्दी सरेंडर करने वाली नहीं थी। वो जो है कि इनका अंग्रेज़ों का घेरा तोड़ते हुए और झांसी से निकल जाती हैं और उनका घेरा तोड़ते हुए सीधे झांसी से निकल के कालपी पहुँचे। कालपी में वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है तात्या टोपे से। तात्या टोपे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कानपुर से थे। तो तात्या टोपे ने उनका झांसी रानी का साथ दिया और दोनों ने मिलकर ग्वालियर के किले पर हमला किया और उस पर अपना कब्जा किया। लेकिन ग्वालियर की जो महारानी थी वो इन लोगों को इस तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक शासन करते हुए नहीं देखना चाह रही थी। वो नाराज़ थी इनसे, थोड़ा सा जल भी रही थी अंदर अंदर कि इनको इतनी सफलता कैसे मिल सकती है। तो उन्होंने अंग्रेज़ों से मुखबिरी करनी शुरू कर दी और उसी मुखबिरी के आधार पर फिर से अंग्रेज़ों ने कालपी को घेर लिया और कालपी किले पर घेरा डाल दिया। झांसी रानी वहाँ से भी बच के निकलती हैं ग्वालियर से और बच के निकलती हैं और आगे जाती हैं। लेकिन पाराकोटा की सराय में, ग्वालियर के पास ही पाराकोटा की सराय में ह्यू रोज ने उनको पूरी तरीके से घेर लिया। पीठ पर अपने बेटे दामोदर राव को बांधे हुए लड़ाई लड़ रही थी और फाइनली 18 जून 1858 बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इसी 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त होती है। अपनी शरीर उन्होंने अंग्रेजों के हाथों नहीं लगने दी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु जो है माथे पर सीधे उनके तलवार से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हुई और बाद में उनके सिपाहियों ने ही उनके शरीर को, पवित्र शरीर को अंग्रेजों के हाथ में लगने के बजाय वहीं पर उनका जला के अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये रानी लक्ष्मीबाई की जो शहादत थी, इसके गौरव गाथा आज भी हम लोग गाते हैं। तो इन्होंने भी हमारे देश, आज हमारा जो जीवन ऐसा है उसमें इन रानी लक्ष्मीबाई की भी बड़ी प्रमुख भूमिका हम लोग देखते हैं। ठीक, तीसरे फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने हथियारबंद विद्रोह नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ें लिख दी कि आज भी उसको हम गाते हैं। वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चटर्जी, ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे ये नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, कवि थे, गद्यकार थे, पत्रकार थे। ठीक, बंगाली भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार थे। तो इन्होंने अपने साहित्य से ही समझ लीजिए क्रांति कर दी थी। इनका जन्म जो हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी का 27 जून 1838 27 जून 1838 बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तरी 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना। तो उत्तरी 24 परगना में 27 जून 1838 को इनका जन्म हुआ और ये पढ़ाई लिखाई करते हैं। शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में बहुत आगे थे। ये संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी सभी चीज़ों के भारी विद्वान थे और इन्होंने कलकत्ता के जो प्रेसिडेंसी कॉलेज थे, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आज जैसे हम लोग BA की बात करते हैं तो कोई भी वगैरह मुँह उठा के BA पास हो जाता है। उस ज़माने में BA करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और आपको बता दें, बंकिम चंद्र चटर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से BA पास किया था। BA की डिग्री इन्हीं को मिली थी और इसी BA की डिग्री के बाद मिलने के बाद सोचिए BA की डिग्री का इतना महत्व होता था कि सीधे उनको ब्रिटिश राज में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ, डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति हुई। लेकिन ये साहित्यकार थे तो नियुक्ति के साथ साथ ही अपना लिटरेचर, अपना साहित्यिक काम करते रहे थे। और उस समय में जो बंगला भाषा थी, जो बंगला लैंग्वेज थी, तो बंगला भाषा के जो ज़्यादातर पोएट थे, ज़्यादातर कवि थे, तो बंगालियों में भी उतना आत्मविश्वास नहीं भर रहा था। तो ज़्यादातर वो लोग अपनी जो कविताएं करते थे, जो नॉवेल वगैरह लिखा करते थे, वो या तो संस्कृत में लिखते थे या इंग्लिश में लिखते थे।
ये पहले थे जिन्होंने संस्कृत इंग्लिश की बजाय बंगला में लिखना शुरू किया। तो इनकी ज़्यादातर लिटरेचर जो है वो बंगला में, और सबसे पॉपुलर इन्होंने जो अपना उपन्यास लिखा, नॉवेल लिखा 1865 में, 1865 में, दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी बहुत ही पॉपुलर नॉवेल हुआ, आज भी चलता है। ये मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग की समस्याओं पर ज़्यादा लिखते थे, बांग्ला भाषा में लिखा। इन्होंने 1872 में बंगदर्शन नामक एक बांग्ला मासिक पत्रिका का भी संपादन किया, बंगदर्शन 1872। लेकिन जो सबसे पॉपुलर काम था, जिसके लिए आज भी इनको याद किया जाता है, वो था कि उस समय 1773 में 1773 में बंगाल में एक सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो उसी सन्यासी विद्रोह को आधार बनाते हुए 1882 में 1882 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा, आनंद मठ। आनंद मठ। तो ये जो आनंद मठ लिखा गया था, ये किस पर लिखा गया था? ये 1773 के सन्यासी विद्रोह के आधार पर लिखा गया था, और ये देशभक्ति से भरा हुआ आनंद मठ जो बंगाली में लिखा गया, इसी आनंद मठ में इन्होंने नारा दिया, एक गीत लिखा, वंदे मातरम। ये वंदे मातरम जो एक उपन्यास में लिखी गई एक कविता थी, बाद में इतने ज़्यादा पॉपुलर हुई कि कांग्रेस ने, जो समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित होती है, वो भी इसको हमेशा गाती है राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत के रूप में। और फिर जब हमारे क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए, जब रिवोल्यूशनरी शुरू हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों ने इस वंदे मातरम को जन जन तक पहुंचा दिया। तो ये जो वंदे मातरम हम गाते हैं, वंदे मातरम, हर बात पे एक जोश पैदा होता है। सुन, ये बंगाली भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना थी। आप सोचिए, इन्होंने अपने कलम से जो वंदे मातरम लिखा है, 2 शब्द है वंदे मातरम, और बहुत सारे लोग होंगे जिनको पूरा वंदे मातरम याद भी नहीं होगा, लेकिन इन 2 शब्दों से इतना जोश भर जाता है। अब सोचिए क्या सोच के उन्होंने लिखा होगा। लिखा था सन्यासी विद्रोह के लिए, लेकिन पॉपुलर हुआ। आज भी वंदे मातरम को लेकर कितना लोग जोश, और हर 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग गाते हैं। तो अब कहाँ से लिखा गया, क्यों लिखा गया, ये नहीं पता, बस वंदे मातरम बोल के खुश हो जाते हैं, थोड़ा जोश जुनून आता है, वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है। तो ये जो वंदे मातरम था, ये इसी 1882 के आनंद मठ से लिया गया। तो ज़रूरी नहीं कि केवल हथियारों से ही सरकार का विरोध किया जाए, कलम से, कलम के 2 शब्दों ने क्रांति ला दी थी, और क्रांतिकारियों को एक जोश जुनून जज्बा दिया था, जो 1947 के बाद भी अब तक चल रहा है। भारत सरकार इनके इसी योगदान को याद करते हुए 1969 में, 1969 में इनके ऊपर एक डाक टिकट, पोस्टल स्टैंप जारी किया। ठीक, तो इन्होंने अपने कलम के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ी भूमिका निभाई। अगले फ्रीडम फाइटर की हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे। पूरा नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति, ये भी हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने सीधी लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन अंदर 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 इतनी धीमी, कहते हैं ना स्लो पॉइजन, ये स्लो पॉइजन थे। तो स्लो पॉइजन की तरीके से बिल्कुल शांति से, जैसे मगरमच्छ होता है ना कि पानी के अंदर रहता है बिल्कुल शांति से, कोई हरकत नहीं, लेकिन वो अपना काम करता रहता है, शिकार की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता। तो वही दादा भाई नौरोजी थे, स्लो पॉइजन। इतने धीमे से फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने शुरू किया, और ब्रिटिश सरकार के साथ, उनके सामने, उनके संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए वो स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर देते हैं, और अंग्रेजों को पता नहीं चलता कि भारतीय लोग अपने बारे में कुछ मांग भी रहे हैं। इस भाषा का इस्तेमाल वो करते थे, लड़ाई नहीं लड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को शुरू करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, ये इनका जन्म, पहले इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ले। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 1825 में हुआ था। एक पारसी परिवार में इन्होंने जन्म लिया, और ये बहुत ही पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे, और इसके साथ ही बहुत बड़े बुद्धिजीवी। और इनकी जो फैमिली थी, पारसी परिवार में थे, तो पारसी परिवार में बड़े व्यापारी थे, तो इनका शिक्षा दीक्षा जो था बहुत ज़्यादा हुआ था, और इन्होंने कपास, कॉटन के बिजनेसमैन के रूप में, व्यापारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। कपास के बहुत बड़े व्यापारी थे। इन्होंने जो पारसी धर्म था, पारसी धर्म में भी कई सारी कुरीतियाँ आ गई थी, तो उस पारसी धर्म के सुधार के लिए भी प्रयास किया, और इन्होंने पारसी धर्म के सुधार के लिए रहनुमाई मजदयासन सभा, तो रहनुमाई मजदयासन सभा का गठन किया, और उसी में एक पश्तो एक पत्रिका निकाली थी पारसी भाषा की, राष्ट्र गफ्तौर। तो जो राष्ट्र गफ्तौर थी, ये एक मैगज़ीन थी, मंथली मैगज़ीन थी,
जो ये निकालते थे, ये पारसियों के लिए था स्पेशली। भारत के लिए, जो अपने कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने काम किया, आर्थिक रूप से भी काम किया और होल पूरे भारत के लिए भी काम किया। ये उच्च शिक्षा के लिए, अपने व्यापार के लिए, कॉटन के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए लंदन गए हुए थे। लंदन में जाके उन्होंने देखा कि क्या स्थितियां हैं, वहाँ के लोगों को कितनी स्वतंत्रता मिली हुई थी, तो वहीं से इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था और वहाँ के लोगों को भारत के बारे में बताना, वहाँ के जो सांसद थे, वहाँ के जो मिनिस्टर थे, वहाँ की जो अखबारें थे, उसमें भारत के बारे में लिखना, भारतीय लोगों की जो दुर्दशा थी ब्रिटिश सरकार के कारण, उस सारी दुर्दशा को उन्होंने उजागर किया। और सोचिए, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ भारत का प्रचार इन्होंने ही शुरू किया था। इन्होंने बताया, इन्होंने बाकायदा एक लेख लिखा था जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया गया था, धन के बहिर्गमन का। और सोचिए, अंग्रेज़ों के पास जाके अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। और एक उनका जो आर्टिकल छपा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो थी, ये इन्होंने ही लिखा था कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार के राज से भारत में कितना जो है कि गरीबी है, जो भारत का शोषण कर रहे हैं। और इसी में इन्होंने जो धन का नहीं, ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया था, कैसे अंग्रेज भारत से जो धन का प्रवाह है वो अपने देश की तरफ कर रहे हैं। तो ये बड़े पैमाने पर इन्होंने किया और इन्होंने बाकायदा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का भी अंदाज़ा लगाया और ब्रिटिश सरकार को बताया कि आप लोग भारत का इतना शोषण कर रहे हैं। कि उस समय, उस ज़माने में उन्होंने जो इंडियंस की जो पर कैपिटा इनकम थी प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, मात्र 20 रुपये थे, कि एक साल में हर व्यक्ति की इनकम केवल और केवल 20 रुपये है। तो भारत की जो दुर्दशा थी, इसको इंग्लैंड के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया। और फिर ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको जैसे आज हमारी लोकसभा होती वैसे ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स था, तो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने। 1892 से लेकर 1895 तक ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी रहे, चुने गए सदस्य थे। तो पहले भारतीय थे जो वहाँ तक पहुँचे थे। आज तो खैर बहुत सारे भारतीय वहाँ की संसद में पहुँच चुके हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी। और हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट चला था, तो उसमें हम लोग बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसको आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका थी दादा भाई नौरोजी की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, पहले उसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, तो उसका नाम जो कांग्रेस रखा गया, तो जो कांग्रेस नाम इन्होंने ही दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम ही इन्होंने दिया था, पहले वो कांग्रेस नहीं थी, पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी। तो ये जो कांग्रेस वर्ड है, अमेरिका के संविधान, अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से, उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। तो पूछा जाए कांग्रेस शब्द किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने ऐड करवाया था। और फिर बाद में जब कांग्रेस की जो दूसरी बैठक हुई कलकत्ता में, वहीं पर इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। बाद में ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जब तक रहे तब तक बहुत सम्मानित व्यक्ति के रूप में रहे। 1906 के कलकत्ता सेशन में बहुत बीमारी के बावजूद उन्होंने अध्यक्षता की और जो स्वराज की जो बात थी, स्वराज की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया और अपने जीवन के अंतिम दौर तक ये भारत और भारत की उन्नति के बारे में सोचते रहे, लिखते रहे, राजनीतिक संघर्ष चलाते रहे। और सबसे बड़ी बात, बिना अंग्रेज़ों से लड़े, अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे बिना उनसे लड़े हुए, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो हार जाएंगे, सीधी से लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से इन्होंने विरोध करना शुरू किया और हमारा फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया। फाइनली जब उस समय भारत के बारे में 1919 के प्रस्ताव पर बातचीत चल रही थी, 30 जून 1917 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं को ग्रैंड गोल्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और शुरुआती दौर में हमारे फ्रीडम मूवमेंट को शुरू करने में जो राजनीतिक आंदोलन था, उसमें सबसे बड़ा रोल दादा भाई नौरोजी का था। अगला नाम थे हमारे आज के 5वें जो फ्रीडम फाइटर थे, 5वें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको कहा जाता था सरेंडर नॉट बनर्जी। सरेंडर नॉट का मतलब सरेंडर, झुकना नहीं, बनर्जी। पूरा नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तीनों लोग बंगाल से थे। शुरुआती दौर में हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट चला था उसमें बंगालियों का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक, सबसे ज़्यादा योगदान भी बंगाली कम्युनिटी का था, इस बात को स्वीकार करने से कोई गुरेज नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बताया कि सरेंडर नॉट बनर्जी इनको कहा जाता था। इनका जन्म 1848 में हुआ था। इनको इंडियन ग्लैडस्टोन कहा भी जाता है। ये अच्छे परिवार से थे, पढ़े लिखे परिवार से थे, अच्छे धनी संपन्न परिवार से थे। 1868 में 1868 में उस समय ICS की, जैसे आज IAS की परीक्षा होती है तो उस समय ICS हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज।
तो इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए लंदन में गए और लंदन में जाके उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया, क्वालिफाई किया। लेकिन एज को लेकर थोड़ा सा दिक्कत चला था कि यहाँ का जो सर्टिफिकेट बना था उसमें एज में लेके 1 साल आगे पीछे, जैसे होता ना पहले के ज़माने में लोग होता था उम्र कम ज़्यादा कराते थे। तो केवल एज के थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होने की वजह से इनकी सारी मेरिट को ध्यान में नहीं लिया ब्रिटिश सरकार ने, इनको रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी, फिर से इन्होंने परीक्षा दी और 1871 में फिर से ये सिविल सर्विस में दोबारा सेलेक्ट होते हैं। दोबारा सेलेक्ट होने के बाद भी जो भेदभाव था, भेदभाव करी नीति थी ब्रिटिश सरकारी रंगभेद नीति के कारण, दोबारा इनको फिर से सस्पेंड कर दिया गया। तो 2 बार सोचिए आइए सेलेक्ट हुई, 2 बार इनको अलग अलग बहानों से हटा दिया गया। इनकी राजनीतिक रूप से इतने तेज तर्रार थे, इनकी विचारधारा इतनी तीव्र थी कि सरकार को इनसे डर लगता था कि ये सिविल सर्वेंट बन गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। तो इसी बात से ये नाराज होते हैं और 1875 में एस एन बनर्जी भारत लौटते हैं। और भारत लौट के इन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, अब हम इनसे नौकरी नहीं मांगे, अब इन्हीं को भारत से चंपत करता है। इन्होंने 1875 इनका जो सबसे बड़ा काम था, 1875 में इन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी की स्थापना की। 1875 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, ये हमारे देश की पहली ऑल इंडिया पहली राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती है। और बाद में कहा जाता है जो कांग्रेस का विकास हुआ, तो कांग्रेस के विकास में जो मोटिवेशन था, जो प्रेरणा थी, उसी इंडियन नेशनल एसोसिएशन से ही ली गई थी। और जब कांग्रेस का विकास हुआ तो उस समय जब कांग्रेस की दूसरी बैठक हुई 1886 में कलकत्ता में, जैसे पहली बैठक हुई थी बॉम्बे में, तो उस समय क्योंकि इंडियन नेशनल एसोसिएशन में भाग ले रहे थे तो इसलिए वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी में ये इन्होंने क्या किया कि जो अपना इंडियन नेशनल एसोसिएशन था इसका मर्जर कर दिया कांग्रेस में, तो कांग्रेस में विलय इन्होंने कर दिया था। इतने जो भी पार्टी कार्यकर्ता था, जो भी सारी चीज़ें थी, सीधे सीधे इन्होंने कांग्रेस में मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद अपने आप को कांग्रेस से जोड़ के राजनीतिक आंदोलन जो था, वो पॉलिटिकल जो मूवमेंट था, वो उन्होंने आगे चलाया। इन्होंने एक मैगज़ीन निकाली थी 1872 में बंगाली नाम से, 1879 में 1889 में बंगाली नाम से एक पत्रिका निकाली थी। लेकिन ये जो राष्ट्रवादी पत्रिका थी, इस पर ब्रिटिश सरकार की बड़ी नज़र थी और ब्रिटिश सरकार इसको बंद करना चाहती थी। ठीक, खैर कांग्रेस में विलय के बाद इनकी अपनी पार्टी का तो अस्तित्व खत्म हुआ, लेकिन इनका अस्तित्व नहीं खत्म हुआ। ये बहुत तेज तर्रार वक्ता थे और ब्रिटिश अफसरों के सामने उन्हीं की भाषा में तर्क रखते थे और कभी झुकते नहीं थे। इसीलिए कहा जाता था सरेंडर नॉट बनर्जी। के जो समर्थक होते थे हमेशा कहते थे सरेंडर नॉट बनर्जी, और इनको इंडियन ग्लैडस्टोन कहा जाता है। तो ये राजनीतिक अपनी तीक्ष्णता के कारण जाने जाते हैं और जिस तरीके से ये ग्लैडस्टोन की भूमिका में आते हैं। ठीक, तो आज के हमारे इस सीरीज में ये हमारे 5 फ्रीडम फाइटर्स, 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने, कुछ लोगों ने हथियार उठा के, कुछ लोगों ने कविता के माध्यम से, कुछ लोगों ने राजनीतिक आंदोलन चला के और कुछ लोगों ने वैचारिक आंदोलन चला के हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, जो शायद हमें पता भी ना हो और इन्हें भी शायद पता नहीं था कि देश कब तक आज़ाद होगा। इन्हें भी 15 अगस्त 1947 की तारीख नहीं पता थी, लेकिन था कि हम लड़ाई लड़ेंगे। एक सपना देखा इन्होंने, जिस सपने को बाद में कि नेताओं ने, बाद में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी, उस पर भी आगे के दिनों में हम चर्चा करेंगे, उन लोगों को पूरा किया। और आज इस 15 अगस्त की डेट को हम देख रहे हैं। तो ये 15 अगस्त की डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को पता नहीं था, लेकिन हमें तो पता है, आपको भी पता है कि हर इस 15 अगस्त तक डेली ऐसे ही 5 फ्रीडम फाइटर आपको लेके हम आएंगे, उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ रोचक बातें बताएंगे और फाइनली एक क्विज कराएंगे और कुछ इनाम भी मिलेगा आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं कल फिर से 5 नए फ्रीडम फाइटर के साथ। थैंक यू।